इस के आधार पे जो शिक्षा नीति और उसके बड़े रिफॉर्म्स हैं, उसमें उच्च शिक्षा में हम 2035 तक 50% GER ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो तक पहुंचेंगे और उसके लिए होलिस्टिक एजुकेशन की नई व्यवस्था लाई जा रही है, जिसका सबसे बड़ा अंग है मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट। आज की व्यवस्था में यदि 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद या 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद किसी कारणवश मैं आगे नहीं पढ़ सकता हूं, तो मेरे पास कोई उपाय नहीं है, मैं आउट ऑफ द सिस्टम हो जाता हूं। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम में ये रहेगा कि 1 साल के बाद सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद डिप्लोमा, 3 या 4 साल के बाद डिग्री, यानी और मल्टीपल एंट्री थ्रू एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, जो नीचे बुलेट है कि मेरे जो क्रेडिट फर्स्ट ईयर के हैं, सेकेंड ईयर के हैं, जैसे बैंक के सेविंग अकाउंट होते हैं, वैसे ही एकेडमिक क्रेडिट में डिजी लॉकर के माध्यम से हमारे वहां पर क्रेडिट रहेंगे, सो दैट इन द थर्ड ईयर इफ आई वांट टू टेक ए sabbatical for a year, or I want to take a break for any reason, family condition or otherwise for some time, and I return after a fixed period, within a fixed period of which will be prescribed by the new Higher Education Commission. If I come back to the education system, I will not be asked to repeat the first and second year. My credits are already there in the academic credit bank. I will utilize those credits फॉर माई फर्दर एजुकेशन। इसमें ये भी व्यवस्था रहेगी मल्टीपल एंट्री और एग्जिट में कि जो लोग 4 साल का डिग्री प्रोग्राम करेंगे, जो आगे रिसर्च में जाना चाहते हैं उनके लिए अलग व्यवस्था 4 साल डिग्री प्रोग्राम, जो नौकरी में जाना चाहते हैं जैसे हम लोग यहाँ पर हैं, तो हम लोग 3 साल के डिग्री प्रोग्राम यथावत पूर्व की भांति रहेंगे, लेकिन 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम with 1 year MA and direct no MPhil, they can go to PhD। एक और व्यवस्था जो इसमें की गई है वो ये है कि ये सारे प्रोग्राम जो होंगे ये मल्टी डिसिप्लिनरी होंगे। आज की जो व्यवस्था है, जब मैंने शिक्षा ग्रहण की थी महोदय, कि फिजिक्स ऑनर्स के साथ केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या जूलॉजी, बॉटनी लिया जा सकता है, उसके साथ फैशन डिजाइनिंग नहीं ली जा सकती थी। मल्टीपल डिसिप्लिनरी एजुकेशन की जो हम लोग बात कर रहे हैं, उसमें मेजर और माइनर की व्यवस्था होगी। जो मेजर प्रोग्राम जो डिसिप्लिन का है, उसके अलावा माइनर प्रोग्राम भी लिए जा सकते हैं। इसका फायदा ये होगा, 2 फायदे इस पूरे सिस्टम के, कि आर्थिक या अन्य कारण से जो लोग ड्रॉप आउट हो जाते हैं वो वापस सिस्टम में आ सकते हैं बिना अपना समय गंवाए हुए। दूसरा कि जो अलग अलग विषयों में रुचि रखते हैं, बहुत से फिजिसिस्ट होते हैं जो कि म्यूजिक में रुचि रखते हैं, लेकिन उसके लिए फॉर्मल उनको कोई व्यवस्था नहीं रहती है। नई व्यवस्था में मेजर और माइनर्स के माध्यम से ये व्यवस्था रहेगी कि व्यक्ति मल्टी डिसिप्लिनरी, वेल राउंडेड, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से इंजीनियरिंग और म्यूजिक अगर सीखना चाहता है, अगर वहाँ संस्थानों को मल्टी डिसिप्लिनरी बनाया जाएगा, यूनिवर्सिटीज को मल्टी डिसिप्लिनरी बनाया जाएगा, वहां वो शिक्षा ले सकता है। नेक्स्ट प्लीज। ग्रेडेड ऑटोनॉमी ऑफ ऑटोनोमस कॉलेजेस, ये आप में से प्राय बहुत लोग अवगत होंगे कि हमारे देश में लगभग 45,000 कॉलेजेस हैं जिनको हम संबद्धता प्राप्त एफिलिएटेड कॉलेजेस कहते हैं। किसी किसी विश्वविद्यालय में तो इनकी संख्या 800 तक पहुंच गई, जिसके कारण न केवल गुणवत्ता में गिरावट आती है, बल्कि विश्वविद्यालय परीक्षा केंद्र ही बने रहते हैं, लगातार वहां परीक्षा चलती रहती है। ग्रेडेड ऑटोनॉमी की व्यवस्था ये होगी कि उनके एक्रेडिटेशन स्टेटस के आधार पर A+, A, B, उनको अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव और एकेडमिक ऑटोनॉमी और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी कॉलेजेस को दी जाएगी। जो A+ हैं वो ज़्यादा ऑटोनॉमी पाएंगे, A वाले उससे कम, और B ग्रेड में जो रहेंगे उनको कहा जाएगा कि आप अपने आप में सुधार लाएं, तब आपको आगे इसमें व्यवस्था की जाएगी। नेशनल मिशन ऑन मेंटरिंग, जिसमें जो हमारी फैकल्टी है उसके उन्नयन और
जो हमारे छात्र हैं उनको अच्छे मेंटर मिले, उनके एलुमनाई से, उनके टीचर से, इसकी व्यवस्था रहेगी। आज के दिन में एज ऑफ टुडे वी हैव यूजीसी, AICTE and National Council for Teacher Education. There will be single regulator for higher education. एक रेगुलेटर रहेगा जो कि सारे एजुकेशन, हायर एजुकेशन को एक ही रेगुलेटर देखेगा। उसमें अलग अलग एक्रीडिटेशन के लिए, अप्रूवल्स के लिए, फाइनेंसिंग के लिए अलग अलग वर्टिकल रहेंगे, लेकिन एक रेगुलेटर रहेगा। और वो रेगुलेटर सेल्फ डिस्क्लोजर बेस्ड, ऑनलाइन सेल्फ डिस्क्लोजर बेस्ड ट्रांसपेरेंट सिस्टम पे काम करेगा। हर चीज के लिए बार बार इंस्पेक्शन टीम बना के भेजने की जो वर्तमान व्यवस्था है, उसकी जगह सेल्फ डिस्क्लोजर बेस्ड व्यवस्था लाई जाएगी। As on date, we have different norms for deemed universities, for the central universities, for different individual standalone institutions. Their new policy says that for reasons of quality, norms will be same and not as per the ownership. चाहे वो डीम्ड यूनिवर्सिटी हो या केंद्रीय विश्वविद्यालय हो या राज्य विश्वविद्यालय हो, शिक्षा के जो स्टैंडर्ड्स होंगे वो सबके लिए कॉमन होंगे। फी फिक्सेशन पर भी समिति ने जो रिकमेंडेशन की थी उसका विस्तृत उल्लेख पॉलिसी में किया गया है। ब्रॉड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अधीन फी पर कैप रखा जाएगा। पब्लिक और प्राइवेट दोनों और फिलैंथ्रोपिक पार्टनरशिप भी रहेंगी, लेकिन जैसे मैंने कहा फी फिक्सेशन पर के लिए भी इस पॉलिसी में व्यवस्था की गई है। और जो शुरू से हमारा लक्ष्य रखा है कि जीडीपी का 6% शिक्षा के क्षेत्र में व्यय होना चाहिए। अभी एज ऑन डेट इट इज अराउंड 4.43%, इंक्लूडिंग द स्टेट गवर्नमेंट, सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट। दैट we will work together, that is the central government, state governments will work together to achieve 6%. National Research Foundation, USA में नेशनल साइंस फाउंडेशन के बारे में आप में से बहुत लोगों ने सुना होगा, उसके बारे में पढ़ा होगा कि वहाँ के रिसर्च प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो फाउंडेशन NSF के माध्यम से स्पॉन्सर होते हैं। हमने उसको थोड़ा सा सरकार ने विस्तृत करके नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, इसमें न केवल साइंस बल्कि सोशल साइंस भी शामिल होगा। और ये नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो बड़े प्रोजेक्ट हैं उनकी फाइनेंसिंग करेगा। और इससे हम समझते हैं कि शिक्षा के साथ रिसर्च में जो हमको आगे आना है, जो रिसर्च, इनोवेशन, पेटेंटिंग, इसमें हम आगे बढ़ सकेंगे। शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण के बारे में पॉलिसी ने विस्तार से चैप्टर 12 में उल्लेख किया है। और उल्लेख ये है कि हम अपने देश के शिक्षा को, की उच्च शिक्षा को इस स्तर का बनाएंगे कि बाहर के विद्यार्थी हमारे साथ आएं और जो एक्सचेंज होते हैं वो देश के उच्च शिक्षण संस्थानों और विदेश के हाई रैंकिंग उच्च शिक्षण संस्थानों के बीच हों। स्टैंड अलोन जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उनको मल्टीडिसिप्लिनरी बनाने की ओर हम बढ़ेंगे। टेक्नोलॉजी का व्यापक उपयोग ड्राफ्ट पॉलिसी में भी उल्लेखित था। कोविड के कारण पूर्व से ही व्यापक उपयोग होने लगा है। पॉलिसी में लिखा है कि टेक्नोलॉजी का व्यापक उपयोग होगा विथ इक्विटी, यानी हम समावेशी रूप से टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे, लेकिन इस प्रकार से करेंगे कि जो हमारे साथी पीछे हैं या जो आर्थिक कारणों से जिनके पास डिवाइस या कनेक्टिविटी में रुकावट है, तो हम उनको साथ लेते हुए आगे बढ़ेंगे। नो चाइल्ड शुड बी लेफ्ट बिहाइंड। टेक्नोलॉजी विल बी यूज्ड बट एवरी चाइल्ड विल बी टेकन ऑन बोर्ड। इंडियन नॉलेज सिस्टम के बारे में जो विस्तार से चर्चा की गई है, लेकिन सभी भाषाओं पर ध्यान देते हुए जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं, लैंग्वेज फैकल्टी के रिसर्च जो लैंग्वेज पे होता है, जो क्लासिकल इंस्टीट्यूट हैं जैसे क्लासिकल तमिल, क्लासिकल तेलुगु, कन्नड़, और जो CIL मैसूर है जिसमें और इंडियन लैंग्वेजेस हैं, उन सब पे ये जोर दिया जाएगा कि जो साइंटिफिक और लिटरेचर है
जो अलग अलग भाषाओं का है उसको हम लोग आगे लाएं, और ट्रेडिशनल आर्ट्स, जो आर्ट्स यानी कि उसमें क्राफ्ट भी सम्मिलित हैं, लोक विद्या जिसको हम कह सकते हैं, जो पीछे कई बार हम लोग मॉडर्नाइज होने के लिए आगे बढ़ते हैं लेकिन जो हमारे लोक विद्याएं छूट जाती हैं उनको भी हम आगे ले जाएंगे। और टेक्नोलॉजी का जैसे मैंने आपसे उल्लेख किया, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, इसमें 4 मुख्य हैं। शिक्षा की जो योजना बनेगी, एजुकेशन प्लानिंग, टीचिंग, लर्निंग एंड असेसमेंट, जो समस्याएं आज देखने को आ रही हैं विशेषकर असेसमेंट में, एग्जाम्स के बारे में, टीचिंग, लर्निंग एंड असेसमेंट में हम टेक्नोलॉजी का इस प्रकार उपयोग करेंगे कि सेमेस्टर वाइज, मिड सेमेस्टर वाइज ये टेक्नोलॉजी के उपयोग से 360 डिग्री असेसमेंट होगा। उसका उल्लेख जब स्कूल में आएंगे तो आप हमारे सहकर्मी करेंगी। मैंने पहले भी कहा, एक्सेस टू द डिसएडवांटेज ग्रुप्स, डिसएडवांटेज कुड बी इकोनॉमिकल, डिसएडवांटेज कुड ऑल्सो बी ड्यू टू डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स, उनके बारे में भी विशेष उल्लेख है कि दिव्यांगजनों के लिए टेक्निक का और टेक्नोलॉजी का उपयोग कर हम कैसे उनको शिक्षा में आगे बढ़ाएंगे। ई कंटेंट इन रीजनल लैंग्वेजेस, कई बार हमारा विशेषकर जो साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस में फोकस पूरी तरह से इंग्लिश पे हो जाता है या कहीं कहीं पे हिंदी पे रहता है, लेकिन जो ई कोर्सेज रहेंगे वो कम से कम 8 भाषाओं में, ये मंत्री जी ने बीच में ही निर्णय लिया है कि देश की जो प्रमुख 8 भाषाएं हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, इधर गुजराती, मराठी और ओडिया, बंगाली, तो इनमें हम ई कोर्सेज डेवलप करेंगे। केवल इंग्लिश हिंदी में नहीं बल्कि रीजनल लैंग्वेजेस में भी ई कोर्स रहेंगे। वर्चुअल लैब्स पर कार्य आईआईटी मद्रास ने शुरू कर दिया है। बहुत से कॉलेजेस में लैब्स नहीं रहते हैं या स्कूल में लैब की वैसी व्यवस्था नहीं रहती है। आजकल सिमुलेटर टाइप के लैब नई टेक्नोलॉजी में आ गए हैं, उनको ला करके लैब का एक्चुअल फील्ड हैंड ऑन एक्सपीरियंस हम वर्चुअल लैब से कराएंगे। इसके लिए एक नेशनल टेक्नोलॉजी फोरम, कोई अलग से ये ब्यूरोक्रेसी बढ़ाने का नहीं है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, एजुकेशनिस्ट, टेक्नोलॉजिस्ट, इन सबको एक जगह लाने की ये व्यवस्था होगी। चाइल्डहुड केयर अच्छा है, 3 से 6 साल तक मेन फ्रेम में लाना, लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम यह है कि ये 2 मॉडल दे रहा है जो अभी एग्जिस्टिंग है। एक मॉडल है आंगनवाड़ी का मॉडल, वहां भी अर्ली चाइल्डहुड केयर की जाएगी। दूसरा है प्री प्राइमरी का मॉडल, नर्सरी, केजी वगैरह स्कूल है। कहने को तो कहती है पॉलिसी की सब समान एजुकेशन दी जाएगी, लेकिन मुझे ये बताइए कि एक बच्चा आंगनवाड़ी में जा रहा है और एक डीपीएस के प्री प्राइमरी में जा रहा है, दोनों को समान एजुकेशन कैसे मिल जाएगी? समान एजुकेशन मिल ही नहीं सकती। एक को आंगनवाड़ी वर्कर पढ़ा रही है, एक को बहुत क्वालिफाइड प्री क्वालिफाइड टीचर पढ़ा रही है, तो दोनों जाने वाले बच्चों को एक स्तर की एजुकेशन की बात तो कर रही है पर मॉडल में ही फेल है। एक आंगनवाड़ी का मॉडल है, एक प्री प्राइमरी का मॉडल है। कि क्वालिटी एजुकेशन देना हर बच्चे को सरकार की जिम्मेदारी है, और हम बार बार कहते रहे कि सरकारी स्कूलों का स्तर इतना शानदार कर दो कि किसी को अपने बच्चे प्राइवेट स्कूल में भेजने ना पड़े, तब देश आगे बढ़ेगा। लेकिन यह पॉलिसी सरकारी स्कूलों को इंप्रूव करने की अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। यह पॉलिसी इस पे कोई बात नहीं करती कि सरकारी स्कूल सिस्टम को देश में सुधारा जाएगा और इतना अच्छा किया जाएगा कि लोग प्राइवेट स्कूल पर डिपेंड ना करें, बल्कि इसके उलट यह पॉलिसी प्राइवेट स्कूल एजुकेशन को बढ़ावा दे रही है। इस पॉलिसी का एक कोट अनकोट मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ये लिख रहा है कि प्राइवेट फिलैंथ्रोपिक एफर्ट्स फॉर क्वालिटी एजुकेशन विल बी एनकरेज्ड। ये फिलैंथ्रोपिक एजुकेशन आज सारे कोई कंपनी नहीं चलाती हमारे देश में, इसको समझने की जरूरत है इस लाइन को। एजुकेशन को जो प्राइवेट स्कूल भी हैं वो ट्रस्ट के तहत चलते हैं, तो फिलैंथ्रोपिक एफर्ट्स ही हैं सारे। तो भाषा में एक फिलैंथ्रोपिक एफर्ट्स हैं। आगे वो कह रहा है कि प्राइवेट फिलैंथ्रोपिक एफर्ट्स फॉर क्वालिटी एजुकेशन विल बी एनकरेज्ड, देयरबाय अफर्मिंग द
public good nature of education while protecting parents and communities from असरियस कमर्शियल प्रैक्टिस, मतलब कमर्शलाइजेशन नहीं होने देंगे। ये बात तो हम पहले से भी कह रहे हैं कि साहब ट्रस्ट स्कूल चलाया करेंगी प्राइवेट स्कूल, और जो प्राइवेट स्कूल होंगे वो ट्रस्ट चलाया करेंगे, नॉन प्रॉफिट एजेंसीज होंगी, वो प्रॉफिट नहीं कमा सकेंगे। उसके बावजूद एजुकेशन का कमर्शलाइजेशन इतना हो गया उसी फिलैंथ्रोपिक मोड में कि आज देश के सुप्रीम कोर्ट को भी कहना पड़ा कि ये टीचिंग शॉप्स बनते जा रहे हैं हमारे स्कूल्स। वैसे में अगर हम अपनी पॉलिसी में ये रखेंगे, प्राइवेट फिलैंथ्रोपिक एफर्ट्स फॉर क्वालिटी एजुकेशन विल बी एनकरेज्ड, मतलब आप प्राइवेट स्कूल एजुकेशन को एनकरेज करने की पॉलिसी लेके आए हो 34 साल बाद, और एक ऐसे समय में जब लोगों के जॉब्स जा रहे हैं। सारी दुनिया में जो भी प्रोग्रेसिव कंट्रीज हैं उनके मॉडल हमारे सामने है कि वहां सारे के सारा स्कूल सिस्टम सरकारी स्कूल सिस्टम पे खड़ा हुआ है। कुछ लोग प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चे को भेजते हैं मनमर्जी से, लेकिन हर बच्चे को सरकारी स्कूलों में क्वालिटी एजुकेशन मिलती है। आप उस जिम्मेदारी से भाग के क्वालिटी एजुकेशन के लिए प्राइवेट स्कूल पे लोगों को छोड़ना चाहते हो। ये इस एजुकेशन पॉलिसी का मुझे लगता है सबसे बड़ा फ्लॉ है, जो इस पे इन्होंने काम नहीं किया। फाइनली कुछ क्रिटिसिज्म के पॉइंट्स ये थे कि ये पॉलिसी बेसिकली बहुत थियोरेटिकल है, थियोरेटिकली चीजों को बदलती है, लेकिन उन्हें रियल लाइफ प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना बहुत ही लंबा प्रोसेस होगा, बहुत ही मुश्किल प्रोसेस होगा। क्योंकि आज के दिन कितने ऐसे स्कूल्स हैं जहां पर बच्चे 5th क्लास में पढ़ते हैं, टीचर्स की कितनी कमी है गवर्नमेंट स्कूल्स में, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं अवेलेबल है स्कूल्स में, उनकी पढ़ाई ढंग से नहीं हो पाती है, बच्चे पहले ही ड्रॉप आउट कर देते हैं। काफी सारे गवर्नमेंट स्कूल्स ऐसे हैं जहां पर इतनी कम टीचर्स अवेलेबल हैं, तो कहां से उन्हें आप वोकेशनल ट्रेनिंग कराओगे, इतने वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स पढ़ने का उन्हें मौका मिलेगा, ये सब मिल ही नहीं पाएगा। ये भी एक पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म है, क्योंकि ये सारे चेंजेस हम ऊपर से कह देंगे कि ला रहे हैं, लेकिन रियलिटी में इंप्लीमेंट करना बहुत मुश्किल होगा। भाषाओं पर या बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए, इस पर नई शिक्षा नीति में बातें तो बहुत हैं, लेकिन क्या वो व्यवहारिक हैं? इस पर हमने कुछ शिक्षाविदों और उन अफसरों से बात की जिनकी जिम्मेदारी सरकार की नीतियां जमीन तक पहुंचाने की रही है। इन एक्सपर्ट्स ने हमें बताया कि ड्राफ्ट पढ़ने के लिहाज से अच्छा है, सारी अच्छी बातें कही गई हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर ये बातें लागू होना मुश्किल है। ड्राफ्ट में 3री क्लास से मातृभाषा के अलावा 2 और भाषाओं का जिक्र तो कर दिया गया, लेकिन क्या इतने टीचर हमारे स्कूलों में हैं? अगर कक्षा 6 से विज्ञान के विषय भी बाइलिंगुअल पढ़ाए जाएंगे, तो क्या हमारे पास पर्याप्त टीचर हैं जो 2 भाषाओं में एक विषय पढ़ा सकें? इसके अलावा अगर 5वीं तक स्थानीय भाषा में ही पढ़ना है, तो फिर अंग्रेजी मीडियम वाले स्कूलों और मौजूदा व्यवस्था का क्या होगा? क्या ये नियम सरकारी और निजी स्कूलों पर बराबरी से लागू होंगे? तमिलनाडु में भी इसका विरोध हो रहा है। डीएमके ने कहा कि इस ड्राफ्ट का गरीब छात्रों को खामियाजा भुगतना पड़ेगा और 3 भाषाओं वाले फॉर्मूले से शिक्षा के संस्कृतिकरण की कोशिश हो रही है। लेफ्ट पार्टियों की तरफ से भी आलोचना हुई। एलिगेशन आ रहा है अगेंस्ट द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, वो है कि एक सेंट्रलाइजेशन हो रही है हमारे एजुकेशन सिस्टम की। इतने बड़े देश में आप इसको सेंट्रलाइज करने की कोशिश कर रहे हो। एक जमाना था जब हमारे जो फाउंडिंग फादर्स हैं उन्होंने एजुकेशन को स्टेट सब्जेक्ट रखा था, 1976 में इसको कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया। अब बहुत सारे लोगों का कहना है कि एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी इसको एक्चुअली एक सेंट्रल सब्जेक्ट बनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि आप सारे और एजुकेशनल बॉडीज को हटा रहे हो और एक हायर एजुकेशन एक बॉडी तैयार करने की कोशिश कर रहे हो, जिससे सेंटर ही डिसाइड करेगी कि एजुकेशन में क्या होगा पूरे देश भर में। अब समझ लीजिए कोई और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है जहां कोई प्रॉब्लम है, जिसने कोई सवाल उठाया, तो एक हायर एजुकेशन जो बॉडी है जो सरकार के अंडर है वो क्लैम्प डाउन कर सकती है उस इंस्टीट्यूशन के ऊपर। अगर आप मतलब के तौर पर देखें कनाडा जैसे देश में जहां फेडरलिज्म भी है, वहां कोई सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्ट्री है ही नहीं। सारे के सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वहां के स्टेट्स, वहां के फेडरल स्ट्रक्चर ही चलाते हैं। तो ये एक ब्लो माना जा रहा है हमारे फेडरल स्ट्रक्चर के लिए, जहां एक बॉडी पूरे देश की एजुकेशन को कंट्रोल करेगी और वो ही बताएगी क्या सही है क्या गलत है। और दूसरा इसी के साथ जो एलिगेशन आ रहा है कि एक प्राइवेटाइजेशन की तरफ ड्राइव हो रहा है कि देखिए फिलैंथ्रोपिक ट्रस्ट्स काम करेंगे, लेकिन सरकार एक्चुअली क्या काम करेगी। आज तक ऐसे जो स्कूल्स हैं, जो पाठशालाएं हैं, जो सरकारी इंस्टीट्यूशंस हैं जहां लड़कियों के लिए टॉयलेट्स तक नहीं है, कोर्स की बात तो दूर है, तो उनको स्ट्रेंथन करने के लिए क्या किया जाएगा? आप कह रहे हो कि स्कूल्स नहीं होगा, एक स्कूल डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे, तो बच्चे इतने दूर दूर तक आके एक अक्यूमुलेटेड एरिया में कैसे पढ़ेंगे? ये सारे सवाल भी उठ रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे।